हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जनरल स्टडी के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रत्येक वर्ष की आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक घटनाओं, आर्थिक गतिविधियों को शामिल किए रहती है, जिसमें प्रत्येक वर्ष सरकार के बजट की प्रक्रिया के साथ साथ उसके डेटा को हमें याद करना होता है, समझना होता है और इसमें हमेशा हमें हर साल अपडेट्स भी देना होता है। परंतु उसके कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत भी हैं, उसका हम अध्ययन आज से प्रारंभ करेंगे और उस विषय का नाम है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। यदि हमारा अच्छे से तैयार हो जाए तो कई समस्याएं हमारी स्वतः हल होने लगती हैं। या भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको हम कहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, यानी ऐसी आर्थिक क्रिया, ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो मनुष्य के द्वारा संचालित की जाती है, जो मानवीय गतिविधियों से संपादित होती है, और ऐसी आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए कई प्रकार की क्रियाएं आवश्यक होती हैं और जिसे हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो यह अर्थव्यवस्था भारतीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाएगा। परंतु पहले हम लोग जान लें कि ये अर्थव्यवस्था के अध्ययन का कारण क्या है। तो वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था जो हमारा जनरल स्टडी है, जो हमारा सामान्य अध्ययन का विषय है, उस सामान्य अध्ययन के विषय के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में है और इसमें हमें सदैव सतर्कता और सावधानी के साथ प्रत्येक वर्ष जब भी हम इसको नए डेटा के रूप में आएंगे उसका हमें अध्ययन करते रहना है। परंतु किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का संचालन उस देश की राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, भौगोलिक या अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। परंतु इसको हम लोग जान लें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन यह हमारे जनरल स्टडी, यह हमारे सामान्य अध्ययन के अंतर्गत एक पार्ट है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कई सारे पार्ट्स हैं और इनमें एक पार्ट जैसे इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, जो हमारे लगभग आईएएस, पीसीएस के साथ साथ अदर एग्ज़ाम के लिए हमेशा तैयार करने होता है। परंतु जैसे जैसे परीक्षा का कंसेप्ट चेंज होगा वैसे वैसे हमारे प्रश्नों का मॉडल भी चेंज होगा। जैसे हम आईएएस की परीक्षा की जब तैयारी करते हैं तो बहुत ही कंसेप्चुअल स्टडी पर बल देते हैं, बड़ी गहराई से कंसेप्चुअल स्टडी पर विशेष ध्यान देते हैं। जब हम पीसीएस की ओर बढ़ते हैं तो वह कंसेप्चुअल विद फैक्ट पर ज़्यादा आते हैं। परंतु जब हम अदर एग्जामिनेशंस, एसएससी, बैंक, रेलवे आदि पर आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं। परंतु हमें कंसेप्ट को समझना हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक है। तो अब हम आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कैसे करें,
वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का एक भाग है। तो इकोनॉमी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका मतलब है कि जहां हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव जीवन से संबंधित सभी प्रकार के, सभी तरह के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन पर बल देते हैं, वहीं हम मानव व्यवहार से जुड़े हुए उन आर्थिक गतिविधियों पर यहाँ पर बल देंगे जो उत्पादन से संबंधित, प्रोडक्शन से संबंधित, डिमांड मांग से संबंधित, विनिमय से संबंधित, आय व्यय से संबंधित सभी आंकड़े हमें यहाँ अध्ययन के विषय वस्तु में शामिल किए जाएंगे। तो एक पहला कंसेप्ट कि अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे जब हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो वह समस्त राज्य और उसकी अवधारणा से जुड़े हुए सारे विषयों का हम वहाँ अध्ययन करते हैं। परंतु जब हम इंडियन पॉलिटी का अध्ययन करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करते हैं, तब हम वहाँ कहते हैं कि पॉलिटी इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ठीक जैसे राज्य व्यवस्था राजनीति विज्ञान का एक भाग है, उसी तरीके से अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का एक भाग है। अब प्रश्न है कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र, इसका हम अध्ययन कैसे क्लियर करेंगे? अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? और अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? इन सारी चीज़ों का पहले हम अध्ययन कर लें। जब हम अर्थशास्त्र का एक कंसेप्ट, इन चीज़ों का हम एक अवधारणा तैयार कर लेंगे, तब हमें अर्थव्यवस्था को समझना हमारे लिए बड़ा सरल हो जाएगा, हमें इसमें बड़ी सरलता प्राप्त होगी। तो वास्तव में अर्थशास्त्र क्या है? व्हाट इज द इकोनॉमिक्स? समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाली शाखा को एक ऐसा विषय जो सभी प्रकार के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करती है, उसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। और इन आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत, इन समस्त प्रकार के आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत मनुष्यों से जुड़ी हुई, मानव के द्वारा या मानव द्वारा किए गए क्रियान्वित और संपादित, यहाँ पर हम पशु पक्षियों या अन्य किसी के नहीं जोड़ेंगे। अर्थव्यवस्था का संबंध मानवीय क्रिया और गतिविधियों से है। तो इसीलिए इन आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत जो हमारा अध्ययन विषय होगा वह मानव के द्वारा क्रियान्वित किया गया हो या मानव के द्वारा संपादित किया गया हो, जो सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जिसमें शामिल होती हैं, जिसका अध्ययन जिस विषय में किया जाए, ऐसे विषय को ही हम इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र कहते हैं। तो पहला कंसेप्ट क्या है कि मानव जीवन से जुड़ी हुई ऐसे सभी आर्थिक गतिविधियां, ऐसे सभी आर्थिक क्रियाएं जो विषय वस्तु के रूप में संपूर्णता के साथ अध्ययन के रूप में शामिल की जाती है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अब प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में विभिन्न क्रियाविधियों का विश्लेषण कैसे किया जाता है? ये जो क्रियाविधियां हैं, कैसे उसका अध्ययन किया जाता है, इसका विश्लेषण आगे के अध्याय में हम आपको बताएंगे। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न क्रियाविधियों का विश्लेषण किया जाता है और इसके साथ साथ इन क्रियाविधियों के उपयोग से होने वाली संभावित परिवर्तन, चेंजिंग या बदलाव का विश्लेषण से संबंधित अध्ययन भी किया जाता है। तो दूसरा कंसेप्ट मित्रों याद करिए कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न क्रियाविधियों का हम विश्लेषण करते हैं और इन क्रियाविधियों के उपयोग से, जो क्रियाविधियों का विश्लेषण हम करते हैं, उनके उपयोग से परिवर्तन करने वाली, चेंजिंग होने वाली, बदलाव होने वाली या संभावित
सारे परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा कि यह अर्थशास्त्र का विश्लेषण हमारे आर्थिक विकास की, अर्थशास्त्र के विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? यह हमारे आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। इसके विश्लेषण से होने वाले हानि से हम बच जाते हैं और आय की वृद्धि की संभावना को तलाशने का प्रयास करते हैं। दूसरा एक प्रश्न आता है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 2-3 बार पूछा गया है। तो वास्तव में अर्थशास्त्र के जनक विश्व प्रसिद्ध उदारवादी अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाने वाले जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, एडम स्मिथ। इस नाम को आप याद कर लीजिए। हर विषय के एक जनक, जैसे राजनीति विज्ञान के जनक अरिस्टोटल को माना जाता है जो यूनानी ग्रीक विचारक थे, उसी तरीके से अर्थशास्त्र विषय के जनक एडम स्मिथ जाने जाते हैं। और एडम स्मिथ ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक, एडम स्मिथ की एक बहुत ही पॉपुलर पुस्तक हुई थी, इस पुस्तक को सबको जानना जरूरी है। उस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक में इसकी जो व्याख्या स्पष्टता के साथ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ की, उसके आधार पर पहली बार एक आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया और उसके आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त किया, जिसके कारण एडम स्मिथ को वेल्थ ऑफ, जो पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसके कारण से इनको अर्थशास्त्र का जनक या फादर या पिता के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका दूसरा पहलू मित्रों याद करते हैं कि वास्तव में जो अर्थशास्त्र है, ये जो अर्थशास्त्र है, वह अर्थशास्त्र क्या है? वह अर्थशास्त्र वास्तव में, यहाँ हमने एक शब्द लिखा है कि अर्थशास्त्र अंग्रेजी शब्द के इकोनॉमी, यह इकोनॉमिक शब्द से बना है। अर्थशास्त्र अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक से बना है और यह इकोनॉमिक शब्द, यह जो इकोनॉमिक शब्द है, इसको मित्रों याद कर लीजिए। यह इकोनॉमिक शब्द ग्रीक शब्द, यूनानी शब्द से, किस शब्द से? यह शब्द एक बार पूछा गया था, ओकोनोमस से बना है। वास्तव में ओकोनोमस जो शब्द है वह बहुत ही प्रसिद्ध वर्ड है और इस ओकोनोमस शब्द के अंतर्गत इस ओकोनोमिया से क्या तात्पर्य है? ओकोनोमिया यह एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। ओकोनोमिया, इसमें 2 शब्द आते हैं। ओकोनोमिया, इसको हिंदी में भी लिखा जा सकता है, ये ग्रीक वर्ड है ओकोनोमिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ओकोनोमिया। और ये 2 शब्दों से ओकोनोमिया 2 वर्ड से बना हुआ है। 2 वर्ड क्या है? पहला है ओकोस, पहला वर्ड है ओकोस और दूसरा है नोमस। ये 2 वर्ड ओकोस और नोमस, ओकोस से तात्पर्य क्या है? यह एक अस्थाई जहां रूप से निवास किया जाता है, या आवास भी कह सकते हैं। अस्थाई निवास को हम क्या कह सकते हैं? आवास। तो यह एक आवास से है। नोमोस से तात्पर्य क्या है? कि जो क्रियाविधियां जिस विधि कानून के द्वारा संचालित होती हैं, तो यहाँ पर नोमोस से तात्पर्य विधि से है या कानून से है। तो वास्तव में दूसरा आप याद करिए, इकोनॉमिक शब्द ग्रीक शब्द ओकोनोमिया से बना है और ये इकोनोमिया 2 ग्रीक वर्ड ओकोस प्लस नोमस से बना है। ओकोस से अर्थ होता आवास और नोमस से अर्थ होता है विधि या कानून, विधि या कानून। तो इस प्रकार अगर इस शब्द का हम विश्लेषण करें, ओकोनोमिया शब्द का अगर हम विश्लेषण करें, तो यहाँ हमें प्राप्त होगा कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न क्रियाविधियों का जो अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न क्रियाविधियों का हम अध्ययन करते हैं और इसके उपयोग से होने वाली संभावित परिणामों का हम एनालाइजेशन करते हैं,
संभावित परिणामों का हम विश्लेषण भी करते हैं और विश्लेषण से जो निष्कर्ष प्राप्त होता है उससे हम अधिकतम लाभ प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र ऐसे विषय का अध्ययन है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण करके हम परिणाम या निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। और हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में, माइंड में, आप में भी ये बात हो सकती है कि जीवन के प्रत्येक क्षण वह विकास की अवधारणा से जुड़कर काम करना चाहता है। अगर आपसे भी मैं पूछूं विकास क्या है, क्या ज्ञान की वृद्धि को समान अर्थ में आप विकास मान लेते हैं? कहते हैं कि क्या हुआ, इतना पढ़ा जेब खाली है। तो सामान्य अर्थ में विकास की अवधारणा आर्थिक क्रिया से ही जुड़ी हुई है। सामान्य अर्थ में जितना अधिक हम आर्थिक प्राप्ति करते जाते हैं, माना भी जाता है वह अधिक विकास करता है। यद्यपि केवल आर्थिक विकास स्वयं में एक स्वतंत्र विषय नहीं हो सकता, क्योंकि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को राजनीतिक प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, भौगोलिक प्रक्रियाएं और अन्य सारे कारक उसको प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने सीमित स्रोतों से, हर एक व्यक्ति के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है, उन स्रोतों से क्या करता है, इस प्रकार की गतिविधियों को चुनता है, सेलेक्ट करता है और उन्हीं गतिविधियों से अपनी अनंत इच्छाओं को, हर एक व्यक्ति के अंदर देखा जाए अनंत इच्छाएं हैं और उस अनंत इच्छाओं के द्वारा वह अपने को सेटिस्फाई करने का प्रयास करता है, संतुष्ट करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार मित्रों आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र ऐसे आर्थिक क्रियाओं और गतिविधियों का विश्लेषण पर बल देता है जिससे व्यक्ति जिससे मानव अपने विकास की अवधारणा को विश्लेषित करके उस परिणाम को प्राप्त करने का प्रयास करता है जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति का एक साधन के रूप में, एक मीन्स के रूप में कार्य करता है। जबकि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जैसे मैंने कहा कि इसी अर्थशास्त्र की एक शाखा के रूप में इसका हम अध्ययन करते हैं। तो इकोनॉमी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वास्तव में अर्थव्यवस्था किसी देश की आर्थिक गतिविधियों से, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई ऐसी आर्थिक व्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था किसी देश की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई ऐसी आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें उस देश की समस्त जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, जो खपत है, जो उसकी पूर्ति करता है, सप्लाई करता है, या जो सभी प्रकार के इनपुट आउटपुट या आय और व्यय आदि हैं, इन सभी विषयों का जो अध्ययन है वह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है। तो अर्थव्यवस्था भी आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन पर बल देता है। दूसरा, अर्थशास्त्र एक व्यापक आर्थिक, चूंकि यह एक अर्थशास्त्र एक व्यापक आर्थिक प्रक्रिया पर बल देता है। यहाँ मैं इसको अगर यहीं से सॉर्ट आउट कर दूं कि इस अर्थशास्त्र का अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं। इस अर्थशास्त्र का अध्ययन दो प्रकार से, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक हमारा जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो है। एक समष्टि, इसको हिंदी में कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए ये बेस है मित्रों, इसको बेस को बता देने से आने वाले जो टर्मोलॉजिकल वर्ड हैं कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई कह दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स, कोई कह दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स, कैसे पता चलेगा? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत या आप कह सकते हैं जो समष्टि अर्थशास्त्र है,
यह एक, इसको बहुत आसानी से इसको याद कर लीजिए, यह एक व्यापक अवधारणा पर काम करती है। इसको बस संक्षेप में याद कर लीजिए, यह एक व्यापक अवधारणा पर काम करती है। जब हम आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन एक व्यापक अवधारणा के अंतर्गत काम करते हैं, तब हम क्या कहते हैं, तब हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, जैसे हम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में आय का, व्यय का या मांग का या आर्थिक गतिविधियों का, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो हम किसका अध्ययन करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे इस समष्टि अर्थशास्त्र में आप कह सकते हैं यह राज्य स्तर पर भी हो सकता है, तो राज्य स्तर, राज्य एक बहुत बड़ा स्तर होता है, यह राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है, नेशनल लेवल पर हो सकता है। जब हम देश की आर्थिक आय का गणना करेंगे तो यह एक राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, तो इसका अध्ययन क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगा। जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे तो निश्चित है ये बहुत बड़ा व्यापक अवधारणा है, तो आप कह सकते हैं राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो जब हम एक ब्रॉडर व्यूज में आप कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द बेस्ड ऑन ब्रॉडर व्यूज, यह एक बहुत बड़े व्यापक दृष्टिकोण पर काम करता है। इसमें कलेक्टिव या इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप कह सकते हैं कि जब हम सामूहिक स्थिति का अध्ययन करते हैं, सामूहिक आधार पर, सामूहिकता के आधार पर अध्ययन करते हैं, एक कलेक्टिविटी के आधार पर अध्ययन करते हैं, तब हम ऐसी आर्थिक गतिविधियों या क्रियाकलापों को समष्टि या माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। परंतु जब हम व्यक्तिगत अवधारणा के आधार पर या जब हम कह सकते हैं ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो हमारे व्यक्तिगत क्रियाओं से जुड़ी होती हैं, तो ऐसी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। तो इसमें अब इसको मैं संक्षेप में कहूँ, जैसे ये अगर ब्रॉडर व्यूज है, व्यापक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप कह सकते हैं यह संकुचित अवधारणा पर काम करती है, यह एक नैरो व्यूज पर काम करती है। इसमें नैरो व्यूज होता है या आप कह सकते हैं व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है, यह अपेक्षाकृत बहुत ही छोटे रूप में काम करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम सीमित दायरा, इसको मैं ब्रॉडर कह रहा हूँ, तो इसको मैं कह सकता हूँ सीमित रूप में, जब हम आर्थिक क्रियाओं को सीमित या व्यक्तिवादी अवधारणा के अंतर्गत अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, तो यह अर्थशास्त्र का एक मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि अब इसको मैं मिटाता हूं यहां से, कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो आर्थिक क्रियाएं आती हैं, उन आर्थिक क्रियाओं को देखिए, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, इस अर्थव्यवस्था पर निश्चित है उस देश की राजनीतिक कारक प्रभाव डालते हैं। उस देश की जो सामाजिक कारक हैं, वो सामाजिक कारक भी प्रभाव डालते हैं। उस देश की जो भौगोलिक कारक हैं, वो भौगोलिक कारक भी प्रभाव डालते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था को या धार्मिक या अन्य प्रकार की गतिविधियां भी हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। तो इस अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया में हम एक अध्ययन आते हैं कि जब केंद्रीय सत्ता के द्वारा, जब सरकारी हस्तक्षेप की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है या सरकार के दिशा निर्देश में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन या संचालन अधिकतम बिंदु पर होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज्ड, इसे हम केंद्रीकृत, तो एक अर्थव्यवस्था होती है केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था मित्रों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। अब इस अर्थव्यवस्था को जब सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है, इस अर्थव्यवस्था को जब हम सेंट्रलाइज्ड कर देते हैं, या इसको हम कह सकते हैं सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, यानी केंद्रीय सत्ता का अधिकतम हस्तक्षेप
जब आप कह सकते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें केंद्रीय सत्ता का अधिकतम हस्तक्षेप होता है, इंटरफेरेंस होता है, हस्तक्षेप होता है या नियंत्रण होता है, तब ऐसी अर्थव्यवस्था को हम केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। यानी जब आर्थिक क्रियाओं का संचालन केंद्रीय सत्ता के द्वारा सुनियोजित ढंग से सुनियोजित ढंग से किया जाता है, जब आर्थिक क्रियाओं का संचालन केंद्रीय सत्ता के द्वारा सुनियोजित रूप से किया जाता है, तो ऐसी आर्थिक गतिविधियों को हम केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो ऐसी आर्थिक क्रियाओं को हम केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। परंतु आर्थिक क्रियाओं की प्रक्रिया को आप व्यवहारिक रूप में मित्रों, जैसे आप बाजार में जाते होंगे, जैसे इस समय आम का सीजन आ रहा है, तो बाजार में जब आप जाते हैं तो बाजार में क्या स्थिति होती है? अगर वही आम आपके घर दरवाजे पर आकर मिलता है तो हमेशा आप एक सस्पेंसिव माइंड से रहते हैं। वो चाहे सस्ता भी बेचे तो मन में एक रहता है कहीं हमें ज़्यादा दाम पे तो नहीं बेचा। परंतु बाजार में जो हम जाते हैं वहाँ मोर ऑप्शन, वी हैव मोर ऑप्शंस, और हमें वहाँ बेटर चॉइस करने का, अपनी सिचुएशन को एडजस्ट करने का भी मौका मिलता है। और बाजार जो है जहाँ हमेशा एक कंपटीटर भी रहता है, एक दूसरा क्रेता या बेचने वाला एक कंपटीटर के रूप में हमारे पड़ोस में भी रह सकता है। तो बाजार में एक प्रकार से एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और बाजार में उपभोक्ता को, कंज्यूमर को लाभ प्राप्त करने का ज़्यादा अवसर मिलता है। तो लेकिन यहाँ पर बाजार अर्थव्यवस्था क्या है? वास्तव में जब उदारवादी प्रक्रिया निर्णय लेने की स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाती है, ऐसी आर्थिक क्रिया जो स्वतंत्रता को अधिक सपोर्ट करती है, जो निर्णय लेने की क्षमता में ज़्यादा स्वतंत्रता देती है, वह ऐसी उदारवादी अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था। तो मित्रों यहाँ याद करिए, पहला केंद्रीय अर्थव्यवस्था जिसमें केंद्रीय सत्ता का हस्तक्षेप और नियंत्रण अधिक होता है। दूसरा हम अध्ययन करेंगे बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था क्या है? मैं एक उदाहरण पहले ले लूं। जैसे 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमने एक संविधान बनाकर 26 जनवरी 1950 को लागू किया और 1952 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सरकार का गठन किया, के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया, तो पंडित नेहरू ने जो अपने राजनीतिक परिवेश को समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में लाने का प्रयास किया, जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी पर बल दिया। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये भी एक टर्मोलॉजिकल वर्ड आपको याद करना चाहिए, क्योंकि वे ऐसी आर्थिक क्रिया पर बल देना चाहते थे जिसमें लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिपेंड ना हो, परंतु वस्तुओं के मूल्य निर्धारण आदि पर सरकार का अधिकतम नियंत्रण स्थापित करने पर बल दिया गया। तो जब सरकारी नियंत्रण ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित होता जाएगा। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन जब आपने देखा कि 1990 में जब चंद्रशेखर सिंह के शासनकाल में 40 टन सोना हमको विदेशों में यानी ब्रिटेन के हाथ गिरवी रखकर पैसे लेने के लिए हम मजबूर हो गए, तब हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था को, इस समाजवादी अर्थव्यवस्था को, इस क्लोज इकोनॉमी को हमें ओपन इकोनॉमी के रूप में लाना पड़ा। तो एक वर्ड आया ओपन इकोनॉमी, और ओपन इकोनॉमी कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन की ओर बढ़ता है, उदारवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में उदारवाद का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि उस समय वो नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, और उनके उदारवादी अर्थव्यवस्था से भारत में बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश हुआ। तमाम विदेशी कंपनियां भारत में पूंजी का निवेश किए और भारत की अर्थव्यवस्था में इतना अपना सोना ही वापस नहीं लाया, बल्कि और अधिक आर्थिक सुदृढ़ता की ओर बढ़ा। तो यहाँ पर मित्रों बाजार अर्थव्यवस्था क्या है? मार्केट इकोनॉमी। आप इसको क्या कहेंगे? मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी क्या है? पहले बाजार को भी जानना चाहिए आपको, जरूरी है। बाजार इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी क्या है, बाजार इकोनॉमी क्या है?
यह एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ड है। बाजार एक प्रतिस्पर्धात्मक क्रिया है। बाजार में अपनी इच्छा से सब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ हमेशा एक प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। और ये प्रतिस्पर्धा बाजार में, एक चीज़ याद करिए, बाजार जहाँ होता है, बाजार में पहला क्रेता होगा, दूसरा क्रेता होगा, विक्रेता होगा। इस क्रेता और विक्रेता के बीच, इस क्रेता और विक्रेता के बीच एक प्रतिस्पर्धा तो होती है, लेकिन इस क्रेता और विक्रेता के बीच एक वस्तु भी होता है। यही वस्तु के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच बार्गेनिंग भी हो सकती है, जो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में होती है। तो इस तरह से तमाम सारे आर्थिक शब्दों को भी हम यहाँ जानेंगे। तो याद करिए, जब आर्थिक क्रियाविधियों का निर्धारण, याद करिए बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। जब आर्थिक क्रियाविधियों का निर्धारण बाजार शक्ति के द्वारा होता है, बाजार की स्थिति परिस्थिति के द्वारा किया जाता है, तब इसे बाजार अर्थव्यवस्था। कभी कभी आप देखते हैं, जैसे इस समय आप देख रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो सब्जियों का मूल्य इतनी गर्मी के बावजूद भी बहुत ही सस्ता है, क्योंकि बाजार में इनकी उपलब्धता, उत्पादन बहुत ज़्यादा है, बाजार में इनकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, और सप्लाई में तमाम बाधाएं। किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण का आधार क्या है कि जब प्रोडक्शन आवश्यकता से ज़्यादा होगी, सप्लाई अधिक होगी और मांग कम होगा, तो निश्चित है मांग कम होगा, वस्तु का मूल्य धड़ाम से गिर जाएगा। लेकिन जब मांग अधिक होगी और सप्लाई कम होगा, आपूर्ति कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा। तो ये बाजार अर्थव्यवस्था एक प्रकार से ओपन इकोनॉमी की ओर हमें ले जाता है, और यह कहीं न कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में भी होता है। और अब मैं इसी के साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी नाम ले लूं, तो मैंने यहाँ एक आपको किया केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। तीसरा मैं नाम ले लूं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मित्रों, हमेशा अगर मैं आपसे पूछूं अमेरिका एक कैसा देश है, तो आप क्या कहेंगे? कैपिटलिस्ट कंट्री है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मैं आपसे पूछूं कि भारत में निजी क्षेत्र के द्वारा ज़्यादा कार्य संचालित होते हैं कि अमेरिका में, तुरंत आपका उत्तर होगा अमेरिका में, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। अमेरिका में निजी क्षेत्र को बड़े बड़े जहाज बनाने का, रेल के डिब्बे या रेल का निर्माण करने का, यहाँ तक कि तोप और पनडुब्बियाँ बनाने का अधिकार है, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बनाने का अधिकार वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन निजी क्षेत्रों को दिए गए हैं। मैं आपसे भारत में पूछता हूँ कि जब यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों को, खासकर रेलवे आदि को, जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो भारत में एक आंदोलन की बात आ जाती है। तो इसलिए भारत में चूँकि अभी अभी हमारी जो उदारवादी अर्थव्यवस्था है ठीक समाजवादी अर्थव्यवस्था से निकल कर आई है, और ये जब उदारवादी अर्थव्यवस्था अपने पीक की ओर बढ़ जाती है, अपने चरम की ओर बढ़ जाती है, तब हमारी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कहलाती। तो मित्रों, मैं इस नाते इस सारे टर्मोलॉजिकल वर्ड को बताना चाह रहा हूं आपको कि इकोनॉमी में आपको कई सौ टर्मोलॉजिकल, इन शब्दों को अगर आप तैयार कर लेंगे तो इसके प्रिंसिपल्स आपके तैयार हो जाएंगे, और जब प्रिंसिपल्स हो जाएंगे तो डेटा हर साल जो बदल रहा है, हर साल जो बजट की अवधारणा है, जो प्रक्रियाएं हैं, वो आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को चर्चा कर दूं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय लेने की अधिकतम स्वतंत्रता होती है, यानी जब व्यक्तिगत निर्णय में अधिकतम स्वतंत्रता हो, इसका मतलब है कि जहां शासन या सरकार के हस्तक्षेप कम से कम हो जाए, जहां शासकीय हस्तक्षेप कम होगा, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणाएं क्या होगी? अधिकतम होगी। तो इस प्रकार जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, इन आर्थिक गतिविधियों में कुछ प्रमुख बातें हैं जिसको मैं एक चार्ट के द्वारा स्पष्ट कर दूं। इन आर्थिक गतिविधियों को हम 5 प्रकार से डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। ये जो आर्थिक हमारी गतिविधियां हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इन आर्थिक गतिविधियों को 5 प्रकार से हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वह होगा उत्पादन, प्रोडक्शन। उत्पादन हमारे आर्थिक गतिविधि का सबसे महत्वपूर्ण है। उत्पादन का
उत्पादन की प्रक्रिया हमारे उपयोग से प्रभावित होती है। तो दूसरा इसका महत्वपूर्ण है उपयोग। उत्पादन उपयोग के साथ साथ तीसरा जो है, हमें बराबर पूंजी की जरूरत होती है। तो इसमें बड़ी मात्रा में आर्थिक क्रियाओं के संचालन में पूंजी की जरूरत होती है। तो तीसरा क्रिया इसका है निवेश। जितना अधिक मात्रा में निवेश होगा उतना ही आर्थिक क्रियाओं में अधिक बल मिलेगा। और जब उत्पादन की प्रक्रिया जब पूरी होगी, आगे बढ़ेगी, तो उसका विनिमय लेन देन होगा, उसका विनिमय किया जाएगा, एक्सचेंजिंग होगा। और इस विनिमय की प्रक्रिया में है उसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण प्रणाली, उसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण प्रणाली। तो इन आर्थिक क्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे, उत्पादन, उपयोग, निवेश, विनिमय और वितरण प्रणाली। लेकिन अभी हमें तमाम प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का भी अध्ययन करना है। उन अर्थव्यवस्थाओं में जैसे स्वतंत्रता के बाद भारत में जिस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया वो कैसी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। नरसिंह राव के शासनकाल में, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल में 1991 में हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे कमजोर करके इसको बाजार अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए उदारवादी अर्थव्यवस्था का रूप लाया। तो आज ना तो पूरी तरह समाजवादी है, ना तो पूरी तरह उदारवादी है, एक प्रकार से दोनों का मिश्रण है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन भी है और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बता दूं एक उदाहरण, हीरो होंडा, हीरो के साथ, हीरो कंपनी भारत की कंपनी थी, होंडा जापान की थी। दोनों का एक प्रकार से जब मिलकर पूंजी का निवेश हुआ तो हीरो और होंडा का प्रोडक्शन हुआ। तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जन्म होने के बाद एक और इकोनॉमी आती है जिसको हम ओपन इकोनॉमी, जब हम अपने बाजार को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ खोल देते हैं तो ओपन इकोनॉमी आती है। और जब हम इसे अपने सीमित साधनों से उत्पादन और वितरण, अपने आयात निर्यात की प्रक्रिया को सीमित कर लेते हैं या अपने देश की आर्थिक स्रोतों पर निर्भर कर देते हैं तो क्लोज इकोनॉमी आ जाती है। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे अभी मैंने कहा, विकसित देश की अर्थव्यवस्था, विकसित देश, विकासशील देश की अर्थव्यवस्था, और ऐसा देश जो अत्यंत पिछड़े हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, अल्प विकसित। तो हम इस टर्मिनोलॉजिकल वर्ड को भी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्लियर करेंगे, क्या कि उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, वर्तमान भारत की अर्थव्यवस्था को किस नाम से जानेंगे, या ओपन इकोनॉमी क्या है, वादी अर्थव्यवस्था क्या है, या विकसित देशों की अर्थव्यवस्था क्या है, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था क्या है, या जो अत्यंत पिछड़े, अत्यंत गरीब हैं, अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था क्या है। इसको दूसरे वीडियो में हम आपको अपलोड करके बताएंगे। परंतु मित्रों, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो 100% ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको शेयर करेंगे। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि अर्थव्यवस्था आपके सामान्य अध्ययन के लिए एक चुनौती है, एक समस्या है। मैं आपसे वादा करता हूं इसके हर एक टॉपिक को प्रश्नों के साथ सीरियल अनुसार, क्रमानुसार इसको कोशिश करूंगा, अपडेट करके लाऊंगा, जिससे इसमें एक भी प्रश्न आपका कहीं से छूटने ना पाए। तो बस आपको इसके साथ साथ बहुत से धन्यवाद। आप प्लीज़ अधिकतम लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करिए और किसी भी विपरीत स्थिति में धैर्य बनाकर आगे बढ़ने का सदैव प्रयास करिए। थैंक यू सो मच।